सलमान खान की फिल्म किसी की भाई किसी की जान के साथ साथ एक हॉरर मूवी भी रिलीज हुई जिसका नाम है इविल डेथ राइज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक सरप्राइज चीज़ बताती हूँ। ये मूवी इंग्लिश में रिलीज हुई है, जो कि इसे देखने के लिए किसी की भाई किसी की जान से ज़्यादा ऑडियंस आई थी। इस वीडियो के अंदर ढेर सारे स्पॉइल्स होने वाले हैं, तो अगर आप इन्हें अब पहले थिएटर में देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि मूवी बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम 3 यंग लोग को देखते हैं जिसका नाम है जेसिका, कैलेब और टेरेसा। ये तीनों लेक साइड वेकेशन के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ जेसिका की तबीयत ठीक नहीं लग रही। टेरेसा जेसिका को चेक करने जाती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। टेरेसा जेसिका के साथ मस्ती करते हुए एक किताब पढ़ने लगती है, लेकिन तभी जेसिका बिना देखे ही किताब को पढ़ने लगती है, जो कि टेरेसा के लिए शॉक वाली बात थी। अब जेसिका अचानक से ही वोमिटिंग करने लगती है और उसका आंखों का रंग बदलने लगता है। टेरेसा जैसे ही चेक करने उसके करीब जाती है, तभी अचानक से जेसिका टेरेसा के सर के बाल उखाड़ देती है। टेरेसा भागते हुए बाहर जाती है, जहां कैलेब ड्रोन उड़ा रहा होता है, लेकिन जेसिका यहां बाहर आके ड्रोन से खुद को मारती है और पानी में गिर जाती है। कैलेब जेसिका को बचाने पानी में कूदता है, लेकिन पानी के अंदर जेसिका कैलेब का सर धड़ से अलग कर देती है और ऊपर फेंकती है। देन वो खुद पानी के ऊपर लेविटेट करने लग जाती है। टेरेसा ये सब देखकर चिल्ला रही होती है और यही मूवी का इंट्रो टाइटल आता है। अब यहाँ से कहानी एक दिन पहले जाता है। यहाँ पर एक लेडी एली को देखते हैं, जो कि अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, जो कि है बेटा डैनी, उसकी बहन ब्रिजेट और सबसे छोटी बहन कैसी। एली यहाँ अपने हस्बैंड से पिछले 2 महीनों से दूर रह रही है, क्योंकि उसके बीच में बनती नहीं है। एंड उसी रात एली की बहन बेथ उससे मिलने आ जाती है, जहाँ पर बेथ खुद परेशान थी और वो एक कॉन्सर्ट सिंगर होती है और वो कौन से छोड़ कर आई थी, वो प्रेग्नेंट थी और ये बात उसको परेशान कर रही थी। पर ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी और ना ही वो अपनी बहन को। बेथ सभी के लिए गिफ्ट लाती है और एली के हस्बैंड के लिए भी ये लाई होती है, लेकिन तभी एक तनाव भरा माहौल छा जाता है और एली अपनी बहन से बात करने के लिए बच्चों को अपनी आंटी के लिए पिज़्ज़ा लाने भेज देती है। जब बेथ को एली और उसके हस्बैंड के बारे में पता चलता है तो वो दुखी हो जाती है। तभी अचानक से भूकंप आ जाता है। इस भूकंप से इनकी बिल्डिंग की हालत एकदम से बिगड़ जाती है और कार पार्किंग एरिया के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। ऐसे भी इनकी बिल्डिंग टूटने के कगार में था। दरअसल ये लोग शिफ्ट करने की सोच ही रहे थे। इस समय तीनों बच्चे पिज़्ज़ा लेकर लौट रहे थे। ऊपर एली और बेथ भी डर रहे थे और नीचे तीनों बच्चों डर कर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में शांत हो जाता है। तभी डैनी देखता है कि वहाँ पर पार्किंग के अंदर एक हॉल बन चुका है जिसके अंदर जाया जा सकता था। डैनी हॉल के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे ढेर सारी किताबें मिलती है और कुछ विनाइल रिकॉर्ड मिलते हैं। उसको एक पुरानी फ़ोटो भी मिलता है जिसमें हम 3 फादर्स को देखते हैं। साथ साथ फील्ड कब्र भी मिलती है। साथ ही वहाँ अजीब कॉइन्स थे और क्रॉस, जिससे साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि यहाँ किसी एविल कोड कंटेन कर रहे थे। लेकिन डैनी जैसे ही एक चीज़ से कपड़ा हटाता है तो ढेर सारे कीड़े उस चीज़ के ऊपर से उड़ जाते हैं और ये कुछ और नहीं बल्कि इविल डेथ राइज की फेमस किताब है, जिसको यहाँ पर छुपा कर रखा गया था। लेकिन डैनी इस सभी चीज़ों को अपने साथ ले जाता है। ऊपर इनकी माँ एली इन सब के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन एली के तीनों बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं, जिससे वो रिलैक्स हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ वो उनको डांट भी करती है, क्योंकि भूकंप आ जाने पर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डैनी कमरा में जाता है और उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये किताब कुछ नुकीले जैसे दांतों से बंद थी, जैसे वो किसी का मुंह हो। तभी डैनी का अंगुली उन नुकीले दांतों से कट जाती है और उसका खून का कुछ छींटे किताब पर गिरती है, जिससे ये किताब अपने आप खुल जाता है। इसके अंदर डरावनी पिक्चर्स बनी हुई थी
ब्रिजेट ये सब करने से रोक रही थी, लेकिन डैनी उसकी एक नहीं सुनता। डैनी अब रिकॉर्ड को एक एक करके सुनने लगता है, जहाँ पर पहले पार्ट के अंदर एक फादर जो होते हैं वो इस किताब के बारे में बताने लगते हैं, जिसे हमें पता चलता है ये बुक ऑफ द डेथ है। अब हम देख पाते हैं कि डैनी किताब और अगले विनाइल रिकॉर्ड को चलाने के लिए पागल हो रहा था। अब वो दूसरा विनाइल रिकॉर्ड चला देता है, जिसके अंदर किताब की इन कंडीशन थी और फादर इसको रीड कर रहे थे। तभी एक रिकॉर्ड डिमोनिट हो जाते हैं और डैनी इनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते और ना ही वह रिकॉर्ड को रोक पा रहा था और ना ही तोड़ पा रहा था, क्योंकि वो डिमोनिक एंटिटी बाहर आने के लिए बेताब हो रही थी। और तभी एली लिफ्ट से नीचे जा रही थी, क्योंकि भूकंप की वजह से सीढ़ियाँ टूट गई थी। खैर, तभी उसे लिफ्ट में एक डिमोनिक एंटिटी एली में ही पजेस कर लेती है, जो कि बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। ये डिमोनिक एंटिटी उसके हाथ पैर वगैरह सबको तोड़ देती है और उसको बहुत ही गंदी तरह से पीटती है। साथ ही साथ उनके फ्लोर के लाइट भी चली गई थी और डैनी इन सब देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये पन्ने खुद पे खुद पलटे जा रहे थे। और लाइट जाने से बेथ और कैसी भी डर जाती है। साथ ही साथ ब्रिजेट नोटिस करती है कि सिर्फ उनके यहाँ के लाइट गई है, यानी जो कुछ गलत होने वाला था वो यहाँ पर था। अब एली ऊपर आती है, जो कि ठीक नहीं लग रही थी। जैसे शुरुआती सीन में जेसिका के साथ हुआ था, वैसा ही सीन यहाँ पर एली के साथ हुआ होता है। हमने लिफ्ट के अंदर सारी हड्डियाँ टूटी देखी थी। खैर, अब एली किचन में अंडे फोड़कर पकाने लगती है। जब बेथ और बाकी बच्चे उससे बात करने आते हैं तो वो अजीब तरह से बात करती है और हंसती है। और सबको डराने के बाद एली थोड़ी सी होश में आती है और एक ही बात कहती है कि वो मेरे अंदर है और उसको मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने मत देना। इसके बाद में एली बहुत ही ज़्यादा उल्टियां करती है, जैसे जेसिका ने की थी। खैर, अब बेथ और डैनी हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट में जाने से ये लोग डर रहे थे। एली को अब रूम में लिटा दिया जाता है और आसपास के दो नेबर भी यहाँ आते हैं, जिनमें से एक यंग लड़का गैब्रियल था और एक बूढ़ा इंसान मिस्टर फोंडा था। गैब्रियल एली की आंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप ही खुल जाती थी। सभी लोग यहाँ एली के लिए प्रे करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो मर गई है। जिसके बाद गैब्रियल और मिस्टर फोंडा यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ पर उसे इमरजेंसी एग्जिट लॉक पड़ा था, जिससे ये दोनों खोलने की कोशिश कर रहे थे। इधर बेथ अपनी बहन एली के मरने पर दुख जता रही होती है कि तभी उसकी फ़ोन से एली की आवाज़ आती है, जो कि उससे मदद मांग रही थी। तो वहीं सामने एली का शरीर जिंदा हो जाता है और बैठ जाती है। बेथ उसको छूती है तो उसका शरीर जल रहा था और बस वो उसको बार टब में डाल देती है। लेकिन तभी एली दीवार पर चढ़कर इतनी जोर से चिल्लाती है कि बेथ और बाकी सभी लोग बेहोश होने की कगार में थे। साथ ही साथ बार टब की पानी उबल रहा था। एली अब सारे फैमिली मेंबर पर एक एक करके हमला करने लगती है और एली के चिल्लाने से सभी कांच टूट जाते हैं और इसी कांच के बड़े से टुकड़े के साथ एली बेथ के हाथ में स्टेप करती है। फिर वो अपने टैटू बनाने वाले ड्रिल से ब्रिजेट के गालों बेकरोज कर देती है और अजीब तरह से अपना जीव निकाल के खून वगैरह डालती है। एली ब्रिजेट को ख़त्म करने ही वाली होती है, तभी डैनी एली पर अटैक कर देता है और हाथापाई में एली घर के बाहर हो जाती है और ये लोग घर बंद कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि बाहर गैब्रियल और मिस्टर फोंडा थे, जो कि इमरजेंसी एग्जिट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी एली वहां पहुंचती है। इधर सभी लोग उस गेट के जरिए उसे देख पा रहे होते हैं। एली गैब्रियल के ऊपर हमला कर देती है और उसकी आंखों को अपने मुंह से उखाड़ लेती है। मिस्टर फोंडा अपने गन से शूट करते हैं, लेकिन वो उनको भी खत्म कर देते हैं।
इधर ब्रिजिट यहाँ अपने भाई डैनी से लड़ने लगती है कि जब से वो किताब इस घर के अंदर आई तब से ही ये सब हुआ, और बेथ उनको रोकती है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं एली केसी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसने गेट हल्का सा खुलवा लेती है और उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन ठीक समय पर बेथ और डैनी वहां आते हैं और उसे छुड़ाते हैं और दरवाज़ा फिर से बंद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजिट को जो कट लगा था वो इन्फेक्ट होने लगता है और उनके कान, नाक, मुंह, आँख सबसे काला लिक्विड निकलता है। इसके बाद वो भी पोजेस हो जाती है। इसके बाद वो कीड़े उगलने लगती है और वो कांच खाने लगती है। ब्रिजिट अब बेथ, डैनी और कैसी पर अटैक करने लगती है और इसी हाथापाई में कैसी की बनाई गई लकड़ी की डॉल से ब्रिजिट के सर में आर पार हो जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। कैसी, बेथ और डैनी शॉक्ड हो जाते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। हम सब जानते हैं कि वो थोड़ी देर में वापस उठ खड़ी होगी, इसीलिए डैनी तुरंत ब्रिजिट को बांध देता है। डैनी बेथ को बताता है और विनाइल रिकॉर्ड के बारे में बता देता है। डैनी कहता है कि उसने केवल 2 ही रिकॉर्ड सुने थे, तीसरा सुनना अभी बाकी है। लाइट नहीं थी और रिकॉर्ड प्लेयर भी खराब हो गया था, लेकिन बेथ को ये फिक्स करना आता था क्योंकि म्यूजिक उसका पैशन था। वो ये सब करती थी। वो रिकॉर्ड को ठीक करके तीसरा विनाइल रिकॉर्ड को सुनना शुरू करती है, वो भी हेडफोन में, ताकि कोई और इनको ना सुन पाए और कोई नुकसान भी हो तो उसको हो। बेथ को अब पूरे केस का पता चलता है और यहाँ पर मूवी की किताब के असली पत्ते सामने आते हैं। दरअसल ये किताब इंसानी चमड़ी से बनी गई है और इसकी इंक खून से गढ़ी गई है। इस किताब को कुछ प्रीस्ट और फादर को मिली थी और इस किताब पर वो रिसर्च कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें चर्च से निकाल दिया गया था। फादर इस किताब के लिए कह रहे थे कि इस किताब में जो रिचुअल्स हैं वो इस दुनिया के नहीं हैं और ऐसी चीज़ें को ये प्रीस्ट जो है उसे समझाना चाहते थे आम पब्लिक के लिए। लेकिन फादर बताते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और ये इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको बस कह दिया फिर इससे दूर भागा जा सकता। यहाँ फादर बताते हैं डीमन से दिए गए घाव से इंसान पजेस हो जाता है। खैर, विनाइल रिकॉर्ड सुनते सुनते 2 चीज़ होती है। इधर ब्रिजिट उठ खड़ी होती है और एली भी डक के रास्ते अपार्टमेंट के अंदर आने लगती है। ये डीमन या एंटिटी बहुत ही स्मार्ट था। वहीं ब्रिजिट अपने ही भाई डैनी को चाकू मार देती है और डैनी के ऊपर खून की उल्टियां कर देती है और इस पॉइंट पर डैनी स्प्रे के मदद से उसको आग से जला देता है, जिससे कि वो नीचे गिर पड़ती है। तभी इधर एली उसी विनाइल रिकॉर्ड वाले रूम में आ जाती है और बेथ पर अटैक कर देती है, जो कि वो फिलहाल रिकॉर्ड सुन रही थी। एली के अंदर डीमन समझ जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और वो उसके पेट को नोचने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि आज वो 2 सोल्स को डिवाउट करेगी। ऐसे में कैसी बेथ को सीजर पास करती है और बेथ इस सीजर को एली के नाक में घुसेड़ देती है, जिससे एली थोड़ी देर रुक जाती है। डैनी जख्मी हालत में बाहर आता है और मारा जाता है। अब बस बेथ और कैसी बची थी। बेथ अब कैसी को लेकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो वो लिफ्ट काम कर रहा था और सीढ़ियाँ टूट चुका था और इमरजेंसी एग्जिट तो बंद था। वो मिस्टर फोंडा का गन उठा लेती है और तभी एली आ जाती है। तभी एली को शूट करती है, जिससे उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन अब तक बाकी मरे हुए लोग पजेस होकर उठ रहे होते हैं और वो एली के पेट को नोच कर उसके अंदर काइंड्स ऑफ मर्ज होने लगते हैं, जिससे सभी मिलकर एक एंटिटी बन जाए। सारे पोजेस लोग थेड बाय डॉन और नो वे आउट चैंट कर रहे थे। इधर कैसी और बेथ के पास लिफ्ट से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, जो कि लिफ्ट अपने आप ओपन हो जाती है।
लेकिन तभी लिफ्ट में खून भरने लगता है और जब तक लिफ्ट नीचे जाता हम लिफ्ट के अंदर से खून की बौछार निकलते देखते हैं, जिसके साथ बेथ और कैसी भी बाहर फेंका जाती है। बेथ और कैसी कार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ती। तभी हम एली को देखते हैं, जिसके शरीर में बाकी लोग मर्ज हो गए थे और मिलकर ये किसी स्पाइडर डीमन की तरह दिख रहे थे। ये डीमन केसी को पकड़ लेता है और एक शो की मदद से उसको मारने ही वाली होती है, लेकिन बेथ उसको बचा लेती है। अब तभी एली डीमन बेथ को ग्राइंडिंग मशीन से ख़त्म करने वाली होती है, लेकिन केसी मशीन को रोक देती है और बेथ शो को इस डीमन की तरफ दे मारती है और केसी को मशीन ऑन करने को कहती है, जिनसे कि ये डीमन समेत एली, डेनी और ब्रिजेट खत्म हो जाते। मतलब अपने ही हाथों से अपनी फैमिली को ख़त्म करना। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये डीमन ख़त्म नहीं हुआ था, ना ही वो किताब। लेकिन इन दोनों को यहाँ से ऐसे जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, ऐसे नहीं करेंगे तो आगे का पार्ट नहीं बनेगा। इतने तबाही होने के बाद भी अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक लड़की लिफ्ट से नीचे आती है और ये कोई और नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई जेसिका थी। जी हाँ, और वो भी इसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर में रह रही थी और वो पार्किंग फ्लोर में आती है और टेरेसा को 15 मिनट में पिकअप करने को बोलती है। और तभी जेसिका नोटिस करती है कि वहाँ पर खून ही खून है और वो डर के मारे पुलिस को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन तभी डीमन जेसिका को पकड़ लेता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पजेस हुआ शरीर खत्म हुआ था, ना कि ये डीमन, जो कि अभी भी आज़ाद घूम रहा था नए वर्जन्स की तलाश में, जो कि जेसिका बन जाती है। अब आपको स्टार्टिंग वाला सीन समझ में आ गया होगा कि जेसिका ये सब क्यों कर रही थी, और यही तो ईवल डेड राइज की शुरुआत थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये डिमोनिक एंटिटी आज़ाद है और ये फिल्म यहाँ भले ही ख़त्म हो रही है, लेकिन इसकी अगली पार्ट